आज का जो टॉपिक है ना, आज चूंकि फर्स्ट क्लास है, हम लोग श्री गणेश करेंगे। और ये जो बीपीएससी का जो एसए का पेपर है, खास करके सेक्शन सी जो है, लोकोक्ति पर जो आधारित है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब ने सवाल देखा होगा कि जो पूछा गया था एग्जाम में कि थोड़ा सा कमीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के ऐसे पूछे गए हैं, वो आपको पता होगा। तो अगर आप लोग को सवाल याद होगा तो नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उसका भी डिस्कशन भी करेंगे। जैसे पहला सवाल था कि धर्म के बिना जो है विज्ञान जो है लंगड़ा है, और विज्ञान जो है धर्म के बिना अंधा है। ये दोनों है, यानी धर्म के बिना, वो उसमें 6 लिखा हुआ था, मैथिली का टोन था, लेकिन धर्म के बिना विज्ञान आंधर है, लांगर है। ठीक है। और दूसरा जो सवाल था वो था पानी में मछली नौ कुटिया बकरी। और तीसरा जो था वो ये था अगला खेती आगे आगे अगला खेतों। एक बार आप सभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, और जो क्लास में अवेलेबल है वो भी, वो सारे लोग देखेंगे एक बार कि कैसे हम इसको लिख सकते थे। मतलब थोड़ा सा सोचना है, हालांकि अभी बात करेंगे, लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे लिखना था। पहले इसमें ये देखना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि जब चेयरमैन साहब ने बोल रहे थे कि जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जीएस के पढ़ करके अगर आप सोचिएगा कि ऐसे लिख लीजिएगा और उसमें कमाल कर दीजिएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए आ सकती है। क्योंकि पेपर ऐसा था कि तीनों सेक्शन में चुनौतियां कम नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि लिखा नहीं जा सकता था। तो दोनों तरह की बातें थी। कोई जो अच्छी तैयारी के साथ गए होंगे वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, और कई लोग जो है आसमान ताकने का भी काम किए। तो दोनों तरह की बातें हैं। हम लोग सीखेंगे कि ये जो इस बार का ऐसे का पेपर था वो जीएस का एक्सटेंशन नहीं था। हाँ, तो ये अब देखना है कि जैसे सवाल जो है पहली बार 68 का जो एग्जाम था इस बार का, वो प्रीलिम्स लेकर के जो मेंस हुआ उसमें चेंजेस के दौर से गुजर रही है बीपीएससी। आपको प्रीलिम्स में तो देखने को मिला ही है कि किस टाइप का सवाल देखने को मिला, साथ ही साथ आपको मेंस में भी देखने का मिला। जैसे जो ट्रेडिशनल होता था जीएस 1 और जीएस 2 में, वैसा सवाल मतलब बहुत परिवर्तन देखा गया। और साथ ही साथ ऐसे चूंकि फर्स्ट टाइम था, तो इससे आपका लेवल भी पता चलता है कि बीपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है अपने भावी अफसर से और एस्पायरेंट से। जबकि ये ऐसे का ये भी था कि आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी संवेदना का भी वो पता करना चाहती थी कि अगर कोई अचानक समस्या आ जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपको तय रटी रटाई हुई बातें या कोई फिक्स समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अचानक एट ए टाइम आपको किसी न किसी तरह की नई तरह की समस्या से सामना करना पड़ेगा। तो ये आपके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करेगा कि आप उस समस्या के सामने घुटना टेक देते हैं या अंतिम समय तक जान की बाजी लगा करके आप उसका सामना करते हैं। तो ये ऐसे का भी अचानक स्टार्ट का सवाल आना और उसमें अच्छा करना। तो देखिए, एक बात ये भी है कि जैसे जो मैच जब खेला जाता है तो ग्राउंड में जो प्लेयर होते हैं और जो दर्शक दीर्घा में होते हैं, तो दर्शक दीर्घा वाले हर एक गेंद को बोलते हैं कि इस गेंद पर ऐसे 6 मारा जा सकता था, इस गेंद पे ऐसे 4 रन लिया जा सकता था। लेकिन जो अंदर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनको उस गेंद की अहमियत पता चलती है कि इस गेंद पर क्या हो सकता था और कैसे हो सकता था। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं कि जो कमीशन का रिक्वायरमेंट था, जो सवाल था, उस पर हम लोग बात किए। आज के डिस्कशन का मेन जो है कि हम लोग किस ओर प्रोसीड करेंगे, उसका रूपरेखा क्या होगी, और बात करेंगे लास्ट में कि कैसे लिख सकते थे, कैसे प्रोसीड कर सकते थे हम लोग अच्छा मार्क्स के लिए। लेकिन चूंकि ये ऐसे की मेरी फर्स्ट क्लास है और इसमें जो है कि कैसे लिखना है, उसका सोर्स क्या होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, उसके विषय को विस्तार कैसे देंगे, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला चीज देखेंगे कि निबंध क्या है, कैसे लिखना है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। दूसरी बात ये है कि इसकी भूमिका कैसे लिखी जा सकती है, कितने प्रकार से लिखी जा सकती है, साथ ही साथ आपकी भूमिका कैसे लिख सकते हैं, मुख्य विषय में कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, उसको कैसे लिंक बिठा सकते हैं। क्योंकि 700 से 800 शब्द लिखना ये आसान बात नहीं होती है, जब तक कि सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी समझ ना हो, आपकी पूरी की पूरी उस पर विस्तार देने की पूरे अच्छे से जब तक टॉपिक पे समझ नहीं रहेगी, तब तक इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, तब तक आप 800 शब्द में लिखना मुश्किल हो जाएगा।
तो मुख्य विषय पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिंक करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और अगला जो होगा कि कंक्लूजन जो है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे या निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग बात करेंगे ऐसे के विषय में। और उसके बाद फिर जो बीपीएससी के जो द्वारा सवाल पूछा गया है उस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। श्री गणेश किया जाए फिर, है ना। और श्री गणेश करने से आप देख रहे हैं कि मूस जो है उस पर हम लोग बात भी करेंगे कि गणेश जी का सवारी भी है। और हाथी और घोड़ा जो है, तो हाथी आपको गणेश जी का मस्तक भी लगाया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि निबंध में कैसे लिखना और क्या करना है। तो इसमें एक ये होता है कि आपको जनरली चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट आपको नहीं चाहिए, कोई विषय विशेषज्ञ नहीं चाहिए आपको। जैसे कुछ निबंध ऐसे होते हैं कि आपको उस टॉपिक से जो आप कितना अच्छा से कोरिलेट कर पाते हैं। जैसे अगर कोई सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो वो अगर जाति वाले है या समाज वाले हैं या फिर वुमेन पर है या फिर इससे रिलेटेड अगर टॉपिक आएगा तो वो अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर कोई साहित्य का विद्यार्थी हो और उनका अगर साहित्य वाले टॉपिक से आ जाए, यदि मैं कवि होता है या कुछ भी इस टाइप का आ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा से डील कर पाएंगे। साहित्य और समाज जानते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो इस ऐसे विषय में भी वे साहित्य वाले विद्यार्थी अच्छा कर सकते हैं। कोई जो पॉलिटिकल साइंस के हैं तो वो राजनीतिक निबंध में अच्छा कर सकते थे। तो जो इकोलॉजिक है वो इन्वायरमेंट पे अच्छा कर सकते थे। तो उनको एडवांटेज तो होगा कि उससे रिलेटेड अगर टॉपिक आएगा तो वो लिखेंगे, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होगा, जो शब्द का इस्तेमाल होगा वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होगा, जनरल टॉपिक से हम लोग लेंगे सब। ऐसा नहीं कि हमको एक्सपर्टीज दिखानी है कि अगर साहित्य के विद्यार्थी है तो पूरा साहित्यिक और लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए निबंध को लिखना है। तो हम लोग इस पे बात करें कि जनरल में जो एक टॉपिक के संदर्भ को सारे आयामों में देखकर आप अच्छे से डील करने की स्थिति में अगर होंगे तो आप निबंध के जो पेपर है, जो टॉपिक है, उसके साथ न्याय करने की स्थिति में होंगे। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बात कर लिए पहला कि जनरलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि निबंध में मैक्सिमम लोग खास करके हिंदी मीडियम वाले ये सोचते हैं कि हो जाएगा, एग्जाम में लिख लेंगे। क्या पहले उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते हैं कि एग्जाम में जा करके सीधे लिख लेंगे, जबकि इससे बचना है। क्योंकि आप कम समय में और कम मेहनत में, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा मार्क्स से मतलब मेरा कि आपकी न केवल सफलता सुनिश्चित होगी बल्कि अच्छे रैंक के भी आप दावेदार होंगे, अच्छे रैंक के भी आप दावेदार होंगे। तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे रैंक्स के भी दावेदार हो सकते हैं। जैसे बीपीएससी में पहली बार एसए का इंट्रोड्यूस हुआ है एसए, लेकिन यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में तो पहले से ये लिया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि इसमें मार्क्स का अंतर जो है ना, अंतराल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यूपीएससी में ही देखते होंगे कि किसी को 60 नंबर मिलता है और किसी को 160 नंबर मिलता है। तो ये जो 100 नंबर का गैप है ना, वो आप जानते हैं कि 1 नंबर से भी रिजल्ट रुक जाती है। और 100 नंबर का गैप तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको इसी बार नैया पार लगा सकती है, नहीं तो आपको अगले बार एग्जाम में बैठना पड़ सकता है। तो इस अंतराल को हम लोग कैसे कम करेंगे, तो निबंध की क्लास जो है ना, या प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि, और इसमें यह भी है कि कम समय में भी और कम मेहनत में भी। जैसे आप देखते होंगे कि 900 नंबर का मेरिट बनती है मेंस में, तो 600 नंबर का, जिसमें 300 नंबर GS1 और 300 नंबर का GS2। तो इसमें आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, DI में भी अच्छा करना पड़ता है। और जबकि आपको मात्र 300 में 300 नंबर ऐसे का होता है। इस बार अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें, लोकोक्तियों पर या विचार प्रधान निबंध पर सही से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको 150 नंबर तक, 50% मार्क्स तक की तो गारंटी है, अगर आप रेगुलर मॉक कहीं भी लिख लें। और दूसरी बात कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आपको ये समझ हो कि इंट्रो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भूमिका कैसे अच्छा से लिख सकते हैं, उसको किस टाइप से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो बंद कर लेंगे सर, कृष्ण मुरारी सर जो अगर होंगे तो। जी सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ
कि ऐसे में आप 150 नंबर तक की तो गारंटी है कि अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां से 150 नंबर तक मिनिमम आपके पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं मार्क्स। और 150 नंबर अगर GS2 में लाना हो तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, और आएगी कि नहीं आएगी वो भी गारंटी नहीं है। साथ ही साथ GS1 में अगर DI के मार्क्स को हटा दिया जाए या इस बार का जैसा पेपर रहा है तो 150 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में गारंटी है कि आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, कोई सही से आपको फीडबैक दे दे, चेक सही से कर दे, उसका रूपरेखा बता दे कि कैसे प्रोसीड कर सकते, सोचने का तरीका बता दे, लिखने की शैली अगर आपके पास अच्छी हो, रचनात्मकता हो, क्रमबद्धता हो, मौलिकता हो, तो आप 150 नंबर तो मिनिमम ला सकते हैं। हाँ, और अच्छे से अगर अपनी मेहनत लगातार करते रहेंगे तो 180 प्लस भी कर सकते हैं, 200 प्लस भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट, संस्था के रूप में बिहार नमन आपको 150 नंबर की मिनिमम गारंटी तो ले ही सकती है कि अगर आप सही से क्लास करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो आपको मिनिमम इतने मार्क्स मिल सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि 150 से 180 नंबर तक के जाने की जो यात्रा है वो कैसे तय करेंगे, कैसे अच्छा लिख सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक बात तय मानिएगा कि अभी भी समय है, और जो एक साइकोलॉजिकल डर होता है ना वो हमेशा बनी हुई रहती है। जैसे कुछ विद्यार्थियों के कॉमन साइकोलॉजिकल डर, मनोवैज्ञानिक जो भय होती है, ये जो अभी आपने देखा कि साइकोलॉजिकल ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं पता है, लेकिन एग्जाम में भी यही गलती होती है कि क्या लिखे और कैसे मिस्टेक ना हो। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, इस डर से अगर आप निकल जाएंगे तो वहां पे आपकी गलतियां कम से कम हो। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे कुछ विद्यार्थियों की ये रहती है कि सर मेरी वर्तनी शुद्ध नहीं है, मतलब गलतियां ज्यादा करते हैं। जैसे आज भी मैं एक कॉपी देख रहा था, उसमें कृषि लिखना था, तो वो कृषि के बदले ये लिखे हुए, कमी के बदले ये कमी लिखे हुए, क्षति के बदले ये लिखे हुए हैं। तो मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सुधार आप में वहां पे दिखेगा परफॉर्मेंस के रूप में। तो पहला डर ये होता है कि मेरी वर्तनी संबंधी, दूसरा भाषा संबंधी अशुद्धियां, तीसरी जो है वाक्य संरचना में अशुद्धि, कि कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कई क्या करते हैं कि बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कई लोग हैं कि पैराग्राफ चेंज नहीं करते, एक ही पेज में एक भी पैराग्राफ चेंज नहीं करते। तो ऐसी समस्या से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, वो मॉक टेस्ट से ही दूर हो पाएगी। जैसे कृषि अभी मैंने बताया कि कैसे लिखना, या समस्या हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से दूर भी होती है। तो अगला जो हम लोग देखेंगे कि निरंतर लेखन और मॉक टेस्ट जरूरी हो जाता है प्रैक्टिस के लिए, विषय की समझ के लिए भी। तो 14 तारीख से, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लोकोक्ति की क्लास जो है, जिसमें 20 से 25 लोकोक्ति, जैसे जैसन बोवा वैसन काटबा, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियां जो 20-25 जो है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं 14 तारीख से। उसकी एक रूपरेखा मैंने सबसे पहले इसलिए ही दिया कि आप बीपीएससी में जो पूछा गया है हम लोग रेफरेंस तो उसी से लेंगे ना, कि इसको जब हम अच्छे से डील कर लेंगे और आने वाली चुनौती, जो आई हुई चुनौतियां हैं, आप समझ लीजिए कि ये आपदा आई हुई है, और आपदा जो के पूर्व चुनौतियां होती है, आपदा के पूर्व और आपदा के दौरान और आपदा के बाद बीपीएससी जो पूछ चुकी है, बीपीएससी जो पूछेगी। तो हम लोग कैसे यहां से यहां तक की यात्रा को, जो पूछा हुआ सवाल उससे रेफरेंस लेकर के और जो आने वाले सवाल है उस तक कैसे डील करेंगे, वो आज की क्लास में आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि निबंध को है कैसे, जो मैं ये बात कर रहा था कि साइकोलॉजिकल जो डर होता है ना, अगर एक बार मन में बैठ गया तो तय मानिए कि आपको जिंदगी भर बैठी हुई रहेगी। जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जितना जल्दी हो सके उस डर को आप अपने मन से निकालने की कोशिश कीजिए, उस पर काम कीजिए, ताकि अगर पहले अशुद्धियां अगर 10 होती थी एक पेज में, तो 1 महीने प्रैक्टिस के बाद वो अशुद्धियां 2 पर आ जाए, वो अशुद्धियां जो है 0 पर आ जाए, कम से कम हो जाए। तो वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपको पता होगा कि कमीशन द्वारा 3 सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिसमें सेक्शन अगर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें भी 4 सवाल, इसमें भी
ठीक है, इसमें भी एक सवाल लिखना है, इन चारों में से भी एक सवाल लिखना है, इन चारों में से भी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। अब जब आपके पास 4 में एक लिखना है तो चॉइसेस है, तो आपको टॉपिक का जो है कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वही लिखना है किस पे, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर आप टॉपिक डिसाइड कर लिए कि हमको इस पे आगे बढ़ना है, फिर अगर लगता है कि मेरे पास तो कंटेंट खत्म हो गया, स्टॉक जो था वो खत्म हो गया, साथ ही साथ क्या दिक्कत हुई कि रिपीटिटिव वर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पास भाव जो है वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उससे बचने के लिए जो टॉपिक का डिसीजन होगा कि कौन से टॉपिक पर आंसर हम लिख रहे हैं, उससे उसकी पहले से ही भूमिका या उसकी पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे विषय का चयन करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो एक टॉपिक है इजी टॉपिक मिल गया और दूसरा जो है हार्ड टॉपिक मिल गया, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों की ये होती है कि इजी टॉपिक पर तो सब लोग लिखेंगे तो इसलिए मार्क्स मेरा कम मिलेगा, इसलिए हम किस पे उठाते हैं, हार्ड टॉपिक पे, मेरा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। लेकिन ये दिक्कत होती है कि जैसे, और अगर यही बात सब लोग सोचने लगे तो सब लोग तो हार्ड टॉपिक पर ही लिखेंगे, इससे इजी टॉपिक पे तो लिखेंगे नहीं। जबकि ये एग्जाम है, आप समझ लीजिए कि युद्ध है, और युद्ध में रणनीति बहुत मायने रखती है, स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप अपने अस्त्रों का इस्तेमाल, जो आपके पास औजार है, जो उपकरण है, उसको सही से इस्तेमाल करके आप जीत तक पहुंच सकते हैं। और अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर अगली बार के लिए बैठना पड़ जाए या फिर मनचाही मंजिल मिलने में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो अब जैसे इसी चारों में देखा जाए तो धर्म के बिना विज्ञान जो है अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म जो है लंगड़ा है। अब इतना बड़ा देखेंगे तो सोचेंगे लोग कि इतना बड़ा कौन लिखेगा, छोड़ देते हैं। कुछ टॉपिक जान करके बढ़ा दिया जाता है, कुछ टॉपिक है, अब जैसे सबसे छोटा है पानी में मछली 9 कुटिया बकरी, तो ये अगर लग रहा है कि आसान इस पे बढ़ सकते हैं, तो ये रखना है ध्यान कि आपको टॉपिक वैसा चुनना है कि जिसके एग्जाम्पल्स आपको आ रहे हो, एग्जाम्पल्स यानी घटना से रिलेटेड, या फिर कोई कथन के रूप में, या कविताएं याद आ रही हो, या कोई शॉर्ट स्टोरी से आप उस टॉपिक को रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे आज मैं बात करूंगा इस पे, तो लगभग पे मैं बात करूंगा कि शॉर्ट स्टोरी से कैसे शुरुआत कर सकते थे। तो अभी तक समझ में आ रहा है ना जितनी बातें हम बोल रहे हैं, कुछ तो लग रहा है ना कि कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ सर। आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी रहेगी और नॉलेज वाले भी रहेगी कि हम लोग कैसे करेंगे। और खास करके जब जो सवाल पर, जब हम अभी तो थ्योरी की क्लास चल रही है ना, तो थोड़ा सा लग सकता है कि मतलब लेकिन काम की बातें आपको एग्जाम्पल में लगेगी, प्रैक्टिकल में लगेगी कि हाँ हम लोग मतलब अभी जो सवाल जो है आप लोग भी सब लोग सोच करके रखिएगा कि इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते थे। कुछ पूछा भी जाएगा आपसे तो आप बताइएगा भी, है ना। बाकी फिर हम बात कर रहे थे टॉपिक के चयन से रिलेटेड कि आसान टॉपिक और हार्ड टॉपिक। हार्ड टॉपिक जनरली वो दिखने में लग जाता है कि जो लिखने का काम कीजिएगा ना, टाइम देंगे उस पर, है ना। मतलब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे करके कि मैं ये बोल रहा था कि आसान टॉपिक जैसे जो बड़ी लाइन में जिसके सेंटेंसेस बड़े होते हैं, तो वो देख करके ही डर लगता है कि इस पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उससे अच्छा है छोटा सा और आसान सा लिख ले, काम चल जाएगा मेरा। लेकिन काम नहीं चलाना है, मार्क्स भी लाने हैं, है ना, रैंक भी अच्छे लाने हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आप टॉपिक को वही चूज करेंगे जिस टॉपिक को आप खुद को कन्विंस कर पाए कि हाँ हम इस पे लिख पाने की स्थिति में आ जाए, कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि हाँ मैं लिख पाने की स्थिति में हूं। जैसे अभी बात करेंगे ही जब इस पे लिखेंगे तो। और साथ ही साथ जो है कि हमारी जो भाषा शैली है वो कैसा रहेगा, क्या ऐसा इस्तेमाल करें भारी भरकम वाला शब्द या फिर आसान शब्द, भारी भरकम या फिर आसान शब्द। आपको भी लगता होगा कि अगर आसान से समझ में आ जाने वाली बात लिख पाए तो वो उसमें एग्जामिनर पे अच्छा असर भी पड़ेगा और मार्क्स भी वो देने की स्थिति में होंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि भाषा शैली एकदम ऐसा है ना कि आपको जब प्यास लगी हुई हो तो आप वैसा पानी पीजिएगा ना कि गला में सीधा उतर जाए, एकदम आसानी से, एकदम जितना आसानी से बात समझ में आ जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि एकदम इतना आसान करके लिख देते हैं एग्जामिनर के लिए, इतना आसान करके दे देते हैं कि उनको थोड़ा सा भी परेशानी ना उठाना पड़े। क्या करते हैं लोग, पहले लिखते हैं भूमिका करेंगे। तो आइए हम लोग भूमिका पर बात करते हैं। जैसे इंट्रो हो गया ना, इंट्रोडक्शन, जैसे अभी मैं लिख रहा था इंट्रो, इंट्रो लिख करके ही छोड़ देता।
तो आप अगर मॉक टेस्ट में लिखे हुए होते कि इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा, हालांकि लिख करके नहीं लिखना है, मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि जैसे इंट्रो लिखना है लेकिन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन ऐसा लिख करके, ऐसा सब हेडिंग दे करके नहीं लिखना है। हम लोग बताएंगे कि सब हेडिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन का जो है शुरुआत जो है कोई कहानी से, यानी कहानी का मतलब हो गया कि बड़ी कहानी नहीं, शॉर्ट स्टोरी, यानी लघु कथा जिसको बोलते हैं, लघु कथा। जैसे एक दो एग्जाम्पल अभी बताएंगे ही, इसमें भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल जब देंगे तो समझ में आ जाएगा। लघु कथा से, दूसरा जो है कोई कविता की पंक्ति से या कथन से, तीसरा जो है घटना से या प्रसंग से या वार्ता से, चौथा आप देख सकते हैं फिलोसफिकल निबंध है, जैसे इस टाइप का निबंध है तो उसके अर्थ को समझाते हुए भी, यानी अर्थ को डिकोड करके भी। पांचवी बात जो हो जाएगी आप प्रश्नों के माध्यम से, साथ ही साथ पैराडॉक्स, रिपोर्ट, इंडेक्स या पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभास, ठीक है, या फिर ठीक है, मेन रूप से जो है आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं कि अगर कविता या कथन मिल जाए तो सबसे पहले इससे शुरुआत करना है, लेकिन जो लोकोक्ति वाला जो होगा वो खुद में कविता की या किसी लोकोक्ति का जो पंक्ति होगा, जैसे वो खुद कविता का सेंस देता है, तो हम लोग ऐसे निबंधों में कविता या कथन से इस्तेमाल नहीं करके लघु कथा यानी स्टोरी से इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी मैं दो तीन का एग्जाम्पल बताऊंगा, धर्म के बिना वाले में भी बताऊंगा और पानी में मछली वाला में भी बताऊंगा, कि जिसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि लोकोक्ति वाली जो है, जैसा सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसका तो आप लिख सकते हैं, सेक्शन जो ए और बी का, उसका तो कविता या कथन से शुरुआत कर सकते हैं, या इसमें भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जब चूंकि लोकोक्ति वाली है तो इसमें हम लोग कथन से इस्तेमाल ना करके कहानी से कर सकते हैं, या फिर अर्थों को डिकोड करके। जैसे यहीं पर है कि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, अंधा क्या है, लंगड़ा क्या है, मतलब इसमें तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन ये अर्थ को डिकोड करके भी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि इमर्जिंग ऑफ न्यू इंडिया वुमेन, इंडियन वुमेन इज मिथ। ये ऑनलाइन वाले को आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? कोई भी एक रिप्लाई कर देंगे। यस सर। ओके, थैंक यू। मैं ये बोल रहा था कि इमर्जिंग ऑफ न्यू इंडियन वुमेन इज अ मिथ, मतलब ये क्या है कि नए टाइप की जो भारतीय महिला है उसका उभार जो है एक मिथक है, एक मिथक है। तो इसको हम लोग, जैसे मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि न्यू इंडियन वुमेन से वो डिनोट ये करेंगे कि आज की महिलाएं जो है सक्षम है, वो हर एक फील्ड में अपना झंडा गाड़ रही है, चाहे वो रिजल्ट देखना हो यूपीएससी का, या फिर चांद पर, या इसरो के अभियान में, या फिर जो ऑस्कर पुरस्कार है उसमें, या फिर आप जिस फील्ड में देख रहे हैं, राजनीति के फील्ड में, सैन्य फील्ड में, जिस भी फील्ड में देखें तो नारी जो है वो झंडा अपना इतिहास लिख रही है। तो ये इससे स्टार्ट करेंगे लोग क्या, लेकिन मतलब एक जो न्यू शब्द है, आप इसमें ये भी है कि ये सही बात है कि महिलाएं हर एक फील्ड में अच्छा अपना परचम लहरा रही है, इतिहास बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी घर के फैसले में उनका योगदान जो है मिनिमम रहता है, यानी उनसे सलाह ही नहीं लिया जाता है। वो भले ही नौकरी करके कमा करके वो घर में ले आती हैं, लेकिन खर्चा करने का उनको अधिकार नहीं होता है। तो नई महिला होने के बावजूद, नई महिला भारतीय होने के बावजूद भी, तो आप कैसे शब्दों को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक ये एग्जांपल है कि अर्थ को डिकोड करके, यानी न्यू शब्द कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये जो नयापन आएगा ना, वो आपकी मौलिकता को डिनोट करेगा, आपके सृजनात्मकता, आपकी जो रचनात्मकता है उसको वो डिनोट करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अर्थ को डिकोड करके भी हम लोग लिख सकते हैं, या प्रश्नों के माध्यम से,
कि जैसे भारत के विकास में अगर बात किया जाए तो विकास किस एंगल से हो रहा है, मतलब कितने आयाम है, कब तक हो जाएगा, क्या इसका लक्ष्य है, इत्यादि 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 कई सवाल के माध्यम से आप भूमिका और उन सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। जैसे आपने इंट्रो में 7 सवाल का जिक्र किया और आप जब उसको डिकोड करने लगे तो 5 से 6 सवाल का जवाब आपने लिखा और फिर लगा कि मेरे पास टाइम कम हो गया, तो 1 या 2 सवाल आपने छोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं करना। अगर आपने 7 सवाल उठाया इंट्रो में तो आप 7 के 7 सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ ऐसा करेंगे कि मतलब छोड़ करके नहीं आना है, जितना सवाल आप उठाएं उसका सारा का जवाब देने की स्थिति में होंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर एक ब्लंडर करके आप आ सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था, या फिर रिपोर्ट, इंडेक्स या पैराडॉक्स के माध्यम से। पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास है। जैसे हम बात, हालांकि लिखना नहीं, अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि कैसे लिखना और क्या लिखना है वो तो मॉक टेस्ट में क्लास में बातें बताई ही जाएगी, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे वर्तमान सरकार जो है वो नारी सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की बात करती है और महिला पालमानों के साथ जो है आप जान रहे हैं कि क्या देखने को मिल रहा है, क्या सच्चाई है, तो ये विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर हम कहते हैं कि विकास के पैमाने पर हम मतलब सबका साथ सबका विकास को हम देखते हुए चल रहे हैं, और जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक अगर दलित या आदिवासी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो उनको हम लोग उत्सव की ओर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी विरोधाभास है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उससे भी डिनोट, उससे भी अपने निबंध की शुरुआत एक अच्छे भूमिका आप लिख पाने की स्थिति में होंगे। हम लोग बात करेंगे, अभी बहुत सारी क्लासेस भी हैं, 20-25 लोकोक्तियां की क्लासेज हैं, तो उसमें बहुत सारा देखने को भी मिलेगा। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि आप कविता या कथन से इस टाइप के निबंध का शुरुआत नहीं करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी का जरूर करेंगे, या फिर कोई उपाय नहीं रहेगा तो आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना या प्रसंग, जैसे आप जानते होंगे कि पहले भी सेब जो है नीचे ही गिरता था, लेकिन न्यूटन जो है उनकी मौलिकता ही है कि आखिर वो नीचे क्यों गिरे, तो एक विशेष घटना होगी, या घटना के आधार पर या प्रसंग के आधार पर या वार्ता के आधार पर। जैसे एक वार्ता ये भी हो सकता है कि महाभारत का युद्ध जो चल रहा है उसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध मैदान में देखते हुए कहते हैं कि अब हमसे युद्ध जो है नहीं लड़ा जाएगा, हम बाण किन पे छोड़े, अपने सगे संबंधी वो सामने खड़े। तो जो ये नीति है, तो प्रसंग में वो आकर के कृष्ण जी बतलाते हैं कि मतलब तुम्हारा मारना जो है तुम्हारे बस में नहीं है। मतलब ये सारी बातें कि प्रसंग से इस्तेमाल करके आप कैसे इंट्रो आप अच्छा लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। अभी मतलब कितने टाइप का है, इनमें अगर समझना हो, किसी को और कुछ विशेष बताना हो तो हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े हम लोग। तो दूसरी बात ये है कि मुख्य विषय का जो है मेन बॉडी का कैसे लिख सकते हैं, मेन बॉडी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहां से हम लोग डिनोट कर पाएंगे। जैसे सेक्शनल से, जैसे आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साथ ही साथ भौगोलिक। आप इसको ऐसे, ये समझ में आ रहा है कि मतलब कोई भी टॉपिक को कैसे आप विस्तार दे सकते हैं, उसको भौगोलिक लिंक कर सकते हैं, ऐतिहासिक लिंक कर सकते हैं, सामाजिक लिंक कर सकते हैं, आर्थिक कर सकते हैं, राजनीतिक कर सकते हैं और सांस्कृतिक है। साथ ही साथ आप टाइम लाइन पर भी बात कर सकते हैं। टाइम लाइन में अगर मोटा डायमेंशन देखा जाए तो आप भूत, वर्तमान और भविष्य कि अगर कोई एग्जाम्पल आपको पहले जो घटित हुआ उससे याद आ रहा हो, या फिर आपको वर्तमान से आ रहा हो, या फिर आपको भविष्य से आ रहा हो। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें कि कैसे इसको जैसे अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल या फिर मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवियल या फिर मॉडर्न, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, या फिर आप कर सकते हैं एलपीजी भी एक विशेष घटना के रूप में, यानी बिफोर एलपीजी या फिर आफ्टर एलपीजी, या फिर अभी वर्तमान में देखिएगा कि जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है ना, नोटबंदी के पहले, नोटबंदी के बाद, या फिर आप प्री कोविड और पोस्ट कोविड के दुनिया, जैसे कोविड के पहले और कोविड के बाद।
तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन के रूप में। ये इसको टेम्पोरल भी बोलते हैं या फिर टाइम लाइन के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि आप इसको कैसे हम लोग इसमें बात करेंगे, अभी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल में भी जस्ट बात करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया। या फिर आप देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, यानी कोई भी टॉपिक है उसका क्या संभावना हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है, यानी चुनौतियां, और मतलब आगे अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे, उसकी संभावना क्या है, यानी समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है, उसको कैसे दूर करेंगे और उसकी संभावना क्या है। तो इस पर भी हम लोग नोट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये करेंगे कि अगर आप लिंक कर पा रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से कोई घटना का जिक्र अगर आप कर रहे हैं, या फिर संविधान की प्रस्तावना या मौलिक अधिकार, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य, आप कैसे इसको डिनोट कर पाएंगे। तो ये भी आप आपके मुख्य विषय जो है, आपको 80% जिस पे काम करना है उस पे आप इससे लिंक कर पाएंगे। हर एक एग्जांपल को आप सोचेंगे कि इसमें हम ये कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला इसमें आ जाए, आपका इसमें से भी काम चल जाए, आपका इससे काम चल जाए, आपका इससे काम चल जाए। अगर सारा इस्तेमाल हो रहा है तो आपका लेंथ बढ़ेगा, अगर सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कि मतलब कोई ना कोई हिस्सा से आपका काम जो है चल जाएगा। हाँ, एक इसमें और भी लिख सकते थे, जैसे इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन में आप कर सकते हैं जैसे फैमिली, सोसाइटी, या फिर आप जैसे इलेक्शन कमीशन, या फिर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन वाला जो है, या मतलब इससे रिलेटेड जो है जितना आप जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन वाले हो गए, या फिर कि कैसे हम इसको डिनोट कर पाएंगे अच्छे से, जैसे जुडिशरी हो जाएगा या फिर डिफेंस हो जाएगा। आप इससे लिंक कर पाएंगे अपने ऐसे को, अपने टॉपिक को। साथ ही साथ अगर हमें बढ़ना होगा तो पहले शुरुआत, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो उसकी शुरुआत गांव से शहर जाएंगे, शहर से जिला जाएंगे, जिला से राज्य जाएंगे, राज्य से फिर देश जाएंगे, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। कि मतलब गांव से शुरुआत करके देखेंगे कि ऐसे लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जिला से करके देखेंगे, राज्य से करके देखेंगे, देश से करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय करके भी देखेंगे। तो ये हम लोग ऐसे कर सकते। जुडिशरी इंफॉर्मेशन, सूचना, RTI, या फिर मतलब आप PIL लिख सकते हैं उसमें। हाँ, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हाँ जी, आप कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। एक ये भी ध्यान रखना है कि आपका सोर्स क्या होगा, जैसे बजट का इस्तेमाल करके, बजट इकोनॉमी सर्वे, या फिर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, या फिर आप संविधान, हाँ मतलब उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख करके एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे पढ़े रहेंगे ना तो उसका हम दे पाएंगे। उसका हम सोर्स के रूप में नहीं देंगे, सोर्स के रूप में नहीं देंगे, मतलब उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, संविधान जैसे मूल भावना है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। बस 5 मिनट का रह गया निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। तो निष्कर्ष हो गया कि हमको कोई भी नया आर्गुमेंट इसमें नहीं लाना है, मतलब कोई नई बातों की शुरुआत नहीं करनी है, कि शुरुआत इसमें नहीं करनी है, साथ ही साथ इसको ऐसा नहीं कि समरी लिखना है, ये भी नहीं करना है, मतलब सारांशिका जो है, निबंध की सारांशिका नहीं लिखनी है। यानी समराइज नहीं करना है। साथ ही साथ आपको कैसा रहना है, आशावादी, भविष्योन्मुख। जो भारतीय संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना वाला हो।
की स्थापना करने वाला हो, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम साथ ही साथ सर्वे सन्तु निरामया, एटसेट्रा।